नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जॉर्ज पंचम की नाक के विषय में। आज कृतिका का पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक, उसे हम लोग देखेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्य प्रधान रचना है। व्यंग्य वह विधा है जिसमें हंसा करके मारने की कोशिश की जाती है, जिसमें चोट पहुंचाई जाती है, लेकिन वो चोट शरीर के ऊपर कहीं दिखाई नहीं पड़ता, वो मन के ऊपर चोट पहुंचाई जाती है। व्यंग्यकार जो होते हैं वो हंसा हंसा करके गुदगुदी लगा करके बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, जो बाद में आदमी जब उस बात पर सोचता है तब उसकी गहराई का पता चलता है। जॉर्ज पंचम की नाक एक ऐसा ही व्यंग्य प्रधान रचना है जिसमें हम भारतीयों की मानसिकता के ऊपर व्यंग्य किया गया है। हम भारतीयों तत्कालीन जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, हालांकि अब थोड़ी बहुत मानसिकता तो बदली है, लेकिन ये जो कहा जाए कि पूरी तरह बदल गई है, यह कह पाना बिल्कुल सही जो कहा जाए वो नहीं है। खैर, उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अंग्रेज हमारे ऊपर कितने जुल्म ढाते थे। 200 वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया था। उस अंग्रेज को देश से हटाने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमें हमारे पूर्वजों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ी थी, कितने बलिदान देने पड़े थे। और ये बलिदान लेने वाला, ये परेशानी देने वाला कोई और नहीं, अंग्रेज था। अंग्रेज चले गए, लेकिन यानी गुलामी से हम मुक्त हुए, लेकिन गुलामी मानसिकता बनी की बनी रह गई। उस गुलाम बनाने वाले का डर हमारे अंदर बना का बना ही रह गया, जिसका जीता जागता स्वरूप हमें जॉर्ज पंचम की नामक रचना में हमें देखने को मिलता है। जॉर्ज पंचम की पत्नी एलिजाबेथ भारत आने वाली थी। अपने पति जॉर्ज पंचम के साथ भारत आने वाली थी। जब से भारत में इसका पता चला कि महारानी आने वाली हैं, तब से भारत के लोग अपने सारे कामकाज को त्याग कर बस उसी में लगे हुए थे, उसके आने की तैयारी में, उसके स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। रोज रेडियो पर बुलेटिन निकलता, प्रसारण होता कि भाई महारानी भारत में आएंगी, श्रीलंका भी जाएंगी और नेपाल भी जाएंगी, और किस देश में कितने बजे पहुंचेगी और उस देश के लिए उसका पहनावा कैसा रहेगा,
कितने का रहेगा, किस तरह के पहनावे पहन करके वो भारत में प्रवेश करेंगे, भारत में आएंगे, और किस तरह का पहनावे पहन करके वो नेपाल में जाएंगे, ये सारे ब्यौरा प्रस्तुत किया जा रहा था अखबारों में भी, रेडियो पर भी। सब कुछ विस्तार से बताया जा रहा था, यहाँ तक कि उसके कुत्ते का भी की एक्टिविटी, उसके क्रियाकलाप को बताया जा रहा था। एक एक चीज का वर्णन ये समाचार पत्र वाले, तत्कालीन मीडिया वाले वो कर रहे थे। स्वागत में पूरे शहर को, पूरी दिल्ली को, पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। सड़कें जवान हो गई थी, शहर दुल्हन की तरह सज गई थी, और हर गली चौराहे, सड़क के दोनों ओर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी, बंधनवारों से सजाया गया था। लेकिन ये क्या, दिल्ली के मुख्य प्रवेश पे इंडिया गेट पर ही जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति बनी हुई, आदमकद मूर्ति, उस मूर्ति को क्या हो गया? अरे उसकी तो नाक ही नहीं, किसी ने नाक उड़ा दिया। उस नाक के लिए पहरा बैठा है कि जो नाक टूट गई, जो नाक कट गई और अधिक नहीं कटनी चाहिए। नाक कहीं पूरे की पूरे न गायब हो जाए, इसलिए पहरा लगाया गया। पहरेदारी की पूरी व्यवस्था चौक चौबंद। और ये परेशानी का कारण हम भारतीयों के लिए कि भाई महारानी एलिजाबेथ आएंगी और अपने पति की नाक नहीं देखेंगी तो क्या सोचेंगी हो? क्या अपने मन में क्या लेकर के जाएंगी कि हमारे पति का आदर नहीं था भारत में, कि उसकी नाक नहीं थी, कि भारतीय लोग उनकी नाक की व्यवस्था नहीं कर पाए। इस बात की चिंता थी भारतीयों की। आनन फानन में सभा बुलाई गई, मीटिंग की गई और ये प्रस्ताव रखा गया कि जॉर्ज पंचम की नाक लगनी चाहिए। भाई ये कौन लगाएगा? फिर खोजते खोजते एक मूर्तिकार मिले, नामी गिरामी मूर्तिकार दिल्ली के, उनको बुलाया गया। हाँ जी, मूर्ति की नाक नहीं है, इसकी नाक लगनी चाहिए। उसने कहा हाँ हुजूर, नाक लग जाएगी। पहले आप बताइए कि ये इस मूर्ति के पत्थर कहाँ से मंगवाए गए थे। पूरे ऑफिस की तलाश की, पूरी कागज जातों के छानबीन की गई, पता न चला। फिर पूरे भारत में उस पत्थर की खोज की गई, लेकिन वो पत्थर नहीं मिला। अब क्या हो? तब हुआ कि क्यों न जॉर्ज पंचम की नाक बचाने के लिए हम भारतीय नेता की नाक काट ली जाए। हमारे भारत के जो नेता हैं
जिनकी मूर्ति लगाई गई है, उनकी नाक तोड़ करके, उनकी नाक काट करके, तोड़ करके जॉर्ज पंचम की नाक में फिट कर दी जाए। और बस ये सारी बातें बंद कमरे में हो रही है। और तब फिर क्या था, निकल गए लोग खोजने। नाक की नापी हुई, सुभाष चंद्र बोस की नाक बंगाल में नापी की गई, नहीं फिट नहीं बैठा। सुभाष चंद्र बोस के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर की नाक, इस तरह से पूरे भारत के जितने भी नेता थे सबकी नाक की नापी ली गई। लेकिन सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक के सामने छोटी थी। समझ गए ना? यानी सबसे ज्यादा इज्जतदार बनाए नाक इज्जत का प्रतीक है, तो इन सबों से ज्यादा इज्जतदार बनाया गया जॉर्ज पंचम को। अब क्या हो, दौड़े दौड़े फिर सभा की गई। सभा सच कहा गया, सभापति से कहा गया कि हुजूर सर नाक तो मिली नहीं, अब क्या किया जाए। सन्नाटा छा गया। अब क्या हो, तभी उस मूर्ति ने कहा, नहीं नहीं, घबराने की बात नहीं है, एक उपाय है। क्या? कान में बताया, हुजूर क्यों न हमारे जो 20 करोड़ या जो भी उस समय की जो आबादी थी, इतनी नाकें हैं, उनमें से कोई एक नाक को काट करके इस जिंदा नाक को इसमें फिट कर दिया जाए। और कहा गया सावधानी से ऐसा करना। और फिर क्या था, आसपास के तालाब को सुखाए गए, नया पानी भरा गया ताकि नाक जिंदा रह सके। फिर व्यवस्था की गई जिंदे नाक की, और नाक लगा दी गई। और यह कहा गया कि नाक का मसला हल हो गया है ना। उस दिन नाक तो लग गई जॉर्ज पंचम की नाक में, नाक तो लग गई, फिट हो गई, लेकिन न उस दिन और कोई समाचार ही नहीं छपा था। उस दिन समाचार पत्रों में भी इस घटना की कोई जिक्र नहीं थी। बस इतना ही कहा गया था कि नाक की मसला, जॉर्ज पंचम की नाक की मसला सुलझ गई है, उसमें नाक फिट कर दी गई है। हाँ, जिंदा नाक, अर्थात बिल्कुल ओरिजिनल नाक की तरह फिट कर दी गई है। लेकिन उस दिन कोई समाचार पत्र में ये घटना छपी नहीं थी। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर घटना छपी नहीं क्यों? यहाँ पर लेखक ने हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग कहे जाने वाले समाचार पत्र के, पत्रकारिता से जुड़े लोगों को थोड़ा बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो समाचार पत्र वालों को ये घटना अच्छी नहीं लगी थी कि हम दूसरों की इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत, अपनी नाक कटवा लें। ये घटना अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए उसने नहीं छापा था। तो हम भारतीयों की ये आदत है कि हम दूसरों की नाक बचाने के लिए अपनी नाक को दांव पर लगा देते हैं। यही व्यंग प्रस्तुत रचना में
लेखक ने हमारे समक्ष रखने की कोशिश किया है। उम्मीद है कि आपको जॉर्ज पंचम की नाट, मैं नहीं कहूँगा कि अच्छी लगी होगी, है ना, लेकिन लेखक की यह rचना आपको अच्छी लगी होगी। मुझे नहीं मालूम कि जॉर्ज पंचम की नाक आपको अच्छी लगी या नहीं, मुझे तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन यह कहानी आपको, व्यंग प्रधान कहानी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।